No answer? Okay dear. Then how will you define solids? सॉलिड्स डेफिनेटली आपके पास एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट उनकी जो पैकिंग है वो बड़े अच्छे से हो रखी है. देयर इज वेरी क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, राइट? और जिनका आप हमेशा पढ़ते आए हो, शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. प्लस आप एक चीज और बोल सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट जो है, द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज मोर देन रूम टेम्परेचर. ठीक है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बोथ. कुछ भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कहीं ज्यादा है तो डेफिनेटली वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. तो पार्टिकल्स अगर नियर बाय आ रहे हैं, पैकिंग बड़े अच्छे से हो रखी है, क्लोज पैकिंग है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? सो देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी एफिशिएंट पैकिंग ऑफ द सॉलिड्स. सो एक तो होती है आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. बहुत जरूरी फैक्टर है. सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं. स्ट्रांग हैं तभी तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन टच हैं, जिसकी वजह से पैकिंग बड़े अच्छे से हो रखी है. देयर इज क्लोज पैकिंग, राइट? लेकिन अगर हम बात करें बेटा दूसरे फैक्टर की, तो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड्स. एंड व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर? द अदर फैक्टर इज थर्मल एनर्जी which is somehow related to the temperature. ठीक है. थर्मल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर. डेफिनेटली टेम्परेचर अगर हम देंगे, हीट करेंगे तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, और अगर वो मूव करेंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर कभी भी सॉलिड को सूट नहीं करता है. लो टेम्परेचर होगा, जितनी कम थर्मल एनर्जी होगी, पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा क्लोज जो है वो रह सकते हैं, एंड एज ए रिजल्ट आपके पास सॉलिड आता है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस should be very high and thermal energy should be low to exist a matter in the solid form. Clear? Is it clear? तो ये तो बेसिक सा था सॉलिड्स के बारे में, उनकी सर्टेन है ना, उनके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को. अब हम बात करते हैं बेटा इनकी टाइप्स की. तो आप सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? ठीक है. अगर हम बच्चे इन जनरल देखें, इन जनरल हमारे पास जितने भी टाइप के सॉलिड्स हैं, we can classify them among two types. The one is crystalline solids, and the second one is amorphous solids. ठीक है. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें अच्छी तरह से क्लैरिटी से डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है. तो सॉलिड्स को हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा आपके ट्रू सॉलिड, द प्योर सॉलिड्स. ठीक है. हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स. मतलब एग्जैक्टली जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्टली जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. अब इसके केस में कौन सा आ जाएगा? जैसे आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉलिड स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर शाइनी जिनका सरफेस है, सब कुछ एग्जैक्ट. ठीक है. लेकिन वो हम बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स की. लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि फेक सॉलिड्स, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स. अब जैसे इसके केस में जितना भी आपके पास प्लास्टिक हो गया, प्योर सॉलिडेरिटी नहीं है उसमें. ठीक है. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अमॉर्फस. रबर वगैरह हो गया, जितने भी पॉलीमर्स हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास हाई है, उन सबको हम अमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में जो है पढ़ते हैं. ग्लास हो गया. ठीक है. दीज आर अमॉर्फस, दीज आर नॉट द ट्रू सॉलिड्स. ओके. सो आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को अलग अलग क्यों पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएट क्यों करा हुआ है? तो सबसे पहली बात बच्चे, इनमें फर्क होता है अरेंजमेंट का. ठीक है. ओके. हम सबसे पहले फोकस करेंगे इनमें अरेंजमेंट का. तो अरेंजमेंट
जी, तो अरेंजमेंट जो है वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन में कैसा होता है? अमॉर्फस में कैसा होता है? अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है? इनमें जो आपको पार्टिकल्स है ना उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट की इसी अलाइनमेंट पे हमने रहना है, तो एक फिक्स्ड ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स आपको रैंडमली किसी भी ऑर्डर में कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? सो इनकी अरेंजमेंट में बहुत फर्क होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टिकल्स हैं और इन दोनों पार्टिकल ने मिलके पूरा सॉलिड बनाया हुआ है, तो क्रिस्टलाइन में वो पता कैसे अरेंज होंगे? ए बी ए बी, अगर वो ए बी की फॉर्म में अरेंज है ना तो उनका पैटर्न सारे का सारा ऐसे होगा, या ऐसा हो सकता है वो अरेंज हो ए देन बी देन फर्दर ए देन बी, यानी एक डेफिनेट अरेंजमेंट वो फॉलो कर रहे हैं। जो स्टार्ट कर दिया हुआ है वही रेगुलर चल रहा है और उसी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल आपको मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक डिफरेंस इन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग? उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम इनको नाइफ के साथ कट करते हैं, ठीक है, दूसरा हम पॉइंट इनका कंसिडर कर लेते हैं क्लीवेज का। तो क्लीवेज के केस में क्या होता है? जब हम इनको नाइफ के साथ कट करेंगे तो एक शार्प कट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलता है, एक शार्प कट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कटिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बड़ा रफ सा सरफेस हो जाता है आफ्टर कटिंग। तो एक क्लीन क्लीवेज आपको अमॉर्फस सॉलिड के केस में नहीं दिखता है, ठीक है? इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो एक हमारे पास आ जाएगा बच्चे आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी का, ठीक है? आइसोट्रॉपी क्या होता है? मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड है एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में हम ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे ये मैं ना सॉलिड बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया फिलहाल क्रिस्टलाइन, एक डेफिनेट अरेंजमेंट मैंने शो कर दिया, ठीक है? अब होगा क्या, इसमें जब हम फाइंड करेंगे ना बेटा, कि मान लो हमें बोला गया कि आपने एक प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी दे दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया फाइंड करने के लिए, थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑल, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर बोल देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ, ठीक है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ अलग आए। अगर मैं किसी और डायरेक्शन में जाती हूँ तो हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आए। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आए, ठीक है? तो इस चीज को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम मिल रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज आइसोट्रॉपी, राइट? और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपी, ठीक है? आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। तो अब बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन में क्या होगा और अमॉर्फस में क्या होगा। तो आपके पास बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपी होते हैं, यानी अगर उनमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी। रीजन क्या है? मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव करी, तो देखो लेफ्ट साइड पे मेरे को पहले ए के दो पार्टिकल मिले और राइट साइड पे बी, फिर लेफ्ट साइड पे बी एंड राइट साइड पे ए। अरेंजमेंट समझ रहे हो ना? अब मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ, अब मेरे को देखो लेफ्ट साइड पे भी सेम मिल रहा है, राइट साइड पे भी सेम पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है? अगेन लेफ्ट में कुछ और हो गया, राइट में कुछ और हो गया, फिर सेम मिल रहा है। पैटर्न सेम आया, जब मैं इस तरफ मूव कर रही थी तब पार्टिकल्स का जो पैटर्न था, और अब जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तब पार्टिकल्स का पैटर्न सेम आ रहा है या नहीं? जल्दी से बताओ। बोलो बेटा।
तो बेटा जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो लेफ्ट साइड पे ए था और राइट साइड पे बी था। और जब मैं इस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो लेफ्ट पे भी ए है, राइट पे भी ए है। ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ और था और अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंजमेंट कुछ और ही है। तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो अरेंजमेंट्स पे डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आती हैं एंड दीज आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन आपके पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में तो ऑलरेडी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, जिस मर्जी डायरेक्शन में चले जाओ कोई भी परफेक्ट ऑर्डर है ही नहीं है, तो वहां पे कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो इसीलिए उनमें जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं। सो दैट्स व्हाई दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इज इट क्लियर व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज एनआइसोट्रॉपिक? ठीक है, तो ये कुछ है हमारे पास डिफरेंसेस हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के। क्लियर? इसके अलावा और कोई डिफरेंस इनमें? अगर मान लो हमने दोनों सॉलिड्स को मेल्ट करना है, ठीक है, तो जब हम मेल्ट करेंगे तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्योंकि ट्रू सॉलिड्स हैं, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर सपोज 70 पे करना है ना मेल्ट, है ना, जाके तो 70 पे ही करना है, एग्जैक्टली फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन अमॉर्फस के केस में क्या होता है, देयर इज नो फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच दे आर मेल्टिंग। ठीक है, सो एक आपके पास एक रेंज होगी, एक टेम्परेचर की रेंज होगी जिसके बीच वो मेल्ट कर सकता है, इससे कम ज्यादा में नहीं। ठीक है, आप बोल दोगे 70 to 75 के बीच बीच में मेल्ट कर जाएगा, दैट मीन्स नॉट फिक्स्ड। क्लियर? सो अमॉर्फस के केस में आप एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइलिंग पॉइंट नहीं बता सकते हो। ओके, सिमिलरली किसको कितनी हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड है, कितनी हीट चाहिए मेल्टिंग के लिए, वो भी फिक्स्ड क्रिस्टलाइन के लिए फिक्स्ड होती है, अमॉर्फस के लिए फिक्स्ड नहीं होगी। क्लियर? तो और एक डिफरेंस आप कूलिंग कर्व का कर लेना। अगर हम कूलिंग करते हैं क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन का जो टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ आता है, ठीक है, वो ऐसा आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम अमॉर्फस का ड्रॉ करते हैं तो टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ कुछ कॉन्टिन्यूस आएगा। तो कूलिंग कर्व जो है वो अमॉर्फस में कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में कॉन्टिन्यूस नहीं होता, एक ब्रेक आ जाता है। ठीक है, यानी कि विद टाइम आप कूलिंग जब करते हो तो टेम्परेचर अमॉर्फस सॉलिड्स का कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप क्या देखते हो कि पहले टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, एक टाइम आया कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो टाइम पता कौन सा होगा, आपने जब फ्रीज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर लो करना स्टार्ट किया, पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब एक टेम्परेचर रीच कर लिया उसने जहां पे उसने सॉलिड बनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब फर्दर हमने सोचा कि टेम्परेचर और लो होना चाहिए, लेकिन सॉलिड बनना अभी जस्ट यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ है और इस एंड पे जाके उसने फिनिश करा, और सॉलिड बनने के लिए उसको जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो यूज कर ली, और टेम्परेचर में उस टाइम कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद में जब वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद में फर्दर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको पता है इनके पास कुछ भी डेफिनेट ऐसा होता ही नहीं है, तो इनका एक कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज आएगा, टेम्परेचर का कॉन्टिन्यूस कर्व आएगा कूलिंग का। क्लियर हो गया बेटा अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? यस सर। तो आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो ट्रू सॉलिड्स हैं, लेकिन अमॉर्फस आपको ये बोल सकते हो कि सूडो सॉलिड्स हैं। एक ऐसे सॉलिड्स हैं जब मान लो आप किसी लिक्विड को बड़ा ज्यादा कूलिंग कर देते हो, है ना, सुपर कूल्ड आप कह सकते हो कि जब आप उनको क्या करते हो, सुपर कूलिंग कर देते हो, बड़ा लो टेम्परेचर पे कर देते हो, तो कोई ना कोई लिक्विड जो है वो फ्रीज कर जाएगा, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर सॉलिड की प्रॉपर्टीज अटेन नहीं कर पाता। इन टाइप के सॉलिड्स को आप अमॉर्फस कह सकते हो। ठीक है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दीज कैन ऑल्सो बी नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अब जैसे जो ग्लास है, ग्लास आपका अमॉर्फस सॉलिड है, तो इसमें आपने एक क्वेश्चन आप देखोगे कि जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें आप देखोगे कि जो ग्लास लगाए होते हैं विंडोज पे, जो ग्लास पेन है वो नीचे से बड़ा थिक हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी लेयर जो है वो क्या रह जाती है, थिन रह जाती है। जब आप विंडो पे ग्लास नया लगाते हो तब प्रॉपर एक जैसी थिकनेस होती है, लेकिन आफ्टर अ नंबर ऑफ इयर्स आप देखोगे कि नीचे थिक हो जाएगा, ऊपर जो है वो थिन होगा। तो रीजन क्या है,
रीज़न इज़ कि ग्लास आपका प्योर सॉलिड था ही नहीं, ठीक है? वो विद टाइम हीट करने पे कंटिन्यूअसली मेल्ट होता गया, फ्लोट कर के वो कहाँ पे नीचे डिपॉज़िट होता जाएगा, इसीलिए लोअर वाली जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, ऊपर वाली थिन रह जाएगी, ठीक है? सो वी कैन से दैट ग्लास इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? राइट। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को अच्छे से कर लेना, विद डिफरेंसेस कर लेना। अब हम बात करते हैं कि क्या हम सॉलिड्स को किसी और बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? देन एग्जैक्टली यस, हम सॉलिड्स को क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं, बट अपॉन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये बहुत मैटर करता है कि सॉलिड तो बन गया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्सेस हैं कौन सी, तो फोर्सेस के बेसिस पे फर्दर हमने डिवीजन कर दी। अब सबसे पहली फोर्स आपने सॉलिड्स में सुनी होगी, आयनिक बॉन्डिंग, है ना? जैसे नमक ही ले लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी सॉलिड है, ठीक है? तो हमने इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया? इंटरेक्शंस में अगर देखें तो ये एक आयनिक सॉलिड है। इसमें सोडियम एंड क्लोराइड दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो डेफिनेटली ये आपका आयनिक सॉलिड में आ जाएगा। सो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, आयंस आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, मतलब बेसिकली जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स आयंस होते हैं, आयंस से मिलकर आपका सॉलिड जो है वो बना होता है, और डेफिनेटली आपको पता है ये फोर्स बड़ी स्ट्रांग है आयनिक। तो इसके केस में क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी बेटर आएंगी, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन सॉलिड्स के बड़े हाई आते हैं क्योंकि फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं। देन इसके अलावा ये इनकी जो हाँ स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा होगी, हार्ड होंगे, है ना? तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड्स की आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं कोई दूसरे सॉलिड्स की। और कौन सी बॉन्ड हो सकती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड भी तो हो सकती है सॉलिड्स में। तो हम ऐसे सॉलिड्स को क्या कह देंगे? कोवेलेंट सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स कौन बनाएगा? ये सॉलिड्स आपकी बनाती हैं बेटा नॉन मेटल्स, ठीक है? दीज आर मेड बाय नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऐसे करके आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकती हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर वगैरह करके, तो कोवेलेंट सॉलिड्स बना सकती हैं। अब इसके लिए आप एग्जांपल ले लो, सबसे बेटर जो है आप ले सकते हो एग्जांपल डायमंड। डायमंड आपको पता है फुल 2 कार्बन का बना होता है। एक कार्बन वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, चारों के चारों बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा? कार्बन के साथ। वो कार्बन फर्दर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, फर्दर 4, तो इसी वे में एक्सपैंड करता जाएगा, एंड दिस विल बी योर कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर? समझ रहे हो इस बात को? ठीक ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल आप सिलिका ले लो, SiO2, ठीक है? तो सिलिका आपकी सैंड आ जाएगी, अगेन सॉलिड है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा कि सिलिकॉन जो है उसके अराउंड 4 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है? सबके साथ उसने एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखी होती है, आगे फिर सिलिकॉन है, उसने फिर ऑक्सीजन के साथ, तो एक बड़ा मतलब कंप्लीट सा एक नेटवर्क बन जाता है, बड़ा सारा नेटवर्क बन जाता है ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे चलता रहता है ये नेटवर्क। तो कोवेलेंट सॉलिड्स का एक प्रॉपर नेटवर्क बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। तो इसीलिए ये भी क्या होंगे, थोड़े हार्ड होंगे, स्ट्रांग होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, है ना? लेकिन आयनिक सॉलिड्स जितने नहीं होते फिर भी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी आपके पास है ना केसेस आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया बेटा आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? यस और नो? यस मैम। अरे बता दिया करो, तुम लोग बिल्कुल नहीं बोलते। ओके गुड। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई सॉलिड हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो 2 ही बॉन्डिंग कर रखी है, आयनिक एंड कोवेलेंट। अब हम बात करते हैं कि सपोज कोई सॉलिड है और वो प्रॉपरली मेटल है, तो मेटल में कौन सी बॉन्ड होती है बेटा? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है? तो इसका मतलब आपके पास अगर मेटेलिक बॉन्ड होगी तो एक सॉलिड आपके पास और आ गए, एंड दीज आर नोन एज मेटेलिक सॉलिड्स। अब इन सॉलिड्स की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होती हैं? मेटल्स होती हैं, ठीक है? ये रहा आपका सॉलिड, इसमें सोडियम सपोज मेटल है, आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो
इसमें भी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपकी मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करती है एंड दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? तो अगेन आपको पता है मेटेलिक सॉलिड्स भी काफी अच्छे होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सॉलिड्स हो गए। एंड द लास्ट, लास्ट कौन से हो सकते हैं? लास्ट आएंगे बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं वो बहुत वीक होती हैं, बहुत वीक। ठीक है, और वो वीक फोर्सेस आपके पास कौन सी होंगी? डेफिनेटली वंडरवॉल। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास जो है ड्राई आइस है, सपोज ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर देते हो तो वो बिल्कुल आइस जैसी दिखती है, लेकिन वो वेट नहीं करती है कभी भी आपके क्लोथ्स को, तो इसीलिए हम उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ऐसे करके बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपस में इनके कौन सी इंटरेक्शंस हैं? ना तो कोई यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रही है, ना यहाँ पे कोई मेटेलिक बॉन्ड बनेगी। ठीक है, ना यहाँ पे आपके पास मेटल्स हैं, ना नॉन मेटल्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बन रही है। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, एक मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कनेक्शन है? वहां पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में बड़ी वीक फोर्सेस होती हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। अगर तो बेटा आपका मॉलिक्यूल हुआ पोलर, अगर आपका मॉलिक्यूल गैस का सॉलिड का क्या हुआ? पोलर। अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स आएंगे और आपके पास जो फोर्सेस कौन सी आ जाएंगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आ जाएंगी और वो थोड़ी सी क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट? थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। अब जैसे मान लो HCl है, एक HCl है, सॉलिडिफाई सपोज इसको कर दिया हुआ है। ठीक है, तो Cl का नेगेटिव और H पे कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव। Cl का पार्शियल नेगेटिव, H का पार्शियल पॉजिटिव। एक नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों पोलर हैं, तो ओपोजिटली चार्ज्ड एंड जो है वो एक दूसरे के साथ थोड़ी अट्रैक्शन शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज डायपोल डायपोल। ठीक है, और ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है और ये थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अदर वन। लेकिन अगर बेटा आपका मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, अगर मॉलिक्यूल आपका कंप्लीटली नॉन पोलर है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर सबसे वीक इंटरेक्शंस होंगी इसमें, वंडरवॉल आप कह सकते हो। ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं, तो ये सबसे वीक आ जाएंगी क्योंकि अब तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स भी नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है विद टाइम कभी कभार ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आए और कभी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आए, तब थोड़ी बहुत इंटरेक्शन ये शो करेंगे, ऑलवेज नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे वीक इंटरेक्शन आपके पास यही होती है। क्लियर? अब डेफिनेटली इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनमें सबसे वीक इंटरेक्शंस हैं, तो मेल्ट भी बड़ा इजीली कर जाएंगे, बॉईल कर जाएंगे, ना तो हार्ड होंगे ना कुछ, तो इनकी प्रॉपर्टीज सबसे लास्ट वालों में आएंगी। क्लियर हो गया? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बड़ी इंटरेक्शन हो सकती है, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं, किन पार्टिकल्स से आपका सॉलिड बना होता है, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारा सॉलिड बना होता है। जैसे आयनिक सॉलिड में सारे आयंस होते हैं, इसमें सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में वेराइटी ऑफ इंटरेक्शंस हो सकती हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये सब बस कुछ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, बहुत है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप ऐसे ही कोई भी कंसिडर कर लो, ठीक है, जिन चीज़ों को हम सॉलिडिफाई करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा बेटा? आयनिक सॉलिड आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, ओनली एक्वस या फिर उनकी मोल्टन स्टेट में। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तो कुछ है नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई आयन है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटेलिक सॉलिड फिर भी कर जाएंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं।
कोवेलेंट सॉलिड्स भी जनरली नहीं करते हैं क्योंकि ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना आयंस हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक ग्रेफाइट है, ठीक है, उसमें कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, अदरवाइज कोवेलेंट भी इंसुलेटर्स ही होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो था आपका सॉलिड्स और सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता रही हूँ और उसके बाद में हम फिनिश करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको बता रही हूँ स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पेस लैटिस आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, और एक यूनिट सेल आपके पास टर्म आएगी, ये सब चीज़ें क्या है। हमने ओवरऑल देख लिया सॉलिड्स क्या होते हैं, इंटरेक्शंस कैसी होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि सॉलिड्स का इंटरनल व्यू कैसा है। ठीक है, हर एक सॉलिड है, पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई ऐसी चीज़, कोई बहुत छोटी सी चीज़ जो लगातार रिपीट होकर पूरे का पूरा सॉलिड बना रही है, सबसे ऐसी छोटी चीज़ जो रेपिटेशन के साथ पूरे का पूरा सॉलिड बनाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। समझ रहे हो, यूनिट सेल क्या है, आपके पूरा जिस भी सॉलिड की बात कर रहे हो ना, उस सॉलिड का सबसे छोटा वाला पार्ट, सबसे छोटा यूनिट जो अपनी रेपिटेशन के साथ पूरा सॉलिड बना रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपका घर है ना, एग्जांपल के लिए आपके पास आपका घर, पूरा घर बन रखा है, ये मान लो आपका सॉलिड है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी चीज बता सकते हो आप अपने घर में जिसकी पूरी रेपिटेशन के साथ आपका पूरा घर बना हुआ है, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो रखी है, तो वो सबसे छोटी चीज आप क्या सुजेस्ट करोगे। जी बेटा, आर यू गेटिंग। यस एग्जैक्टली, ब्रिक। ब्रिक है जो सबसे छोटी ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूसली रेपिटेशन होती जा रही है, पहले वॉल्स बन रही हैं, फिर उसके बाद में रूफ खड़ा कर दिया, देन सारा, है ना। तो ब्रिक्स की रेपिटेशन के साथ आपके पास पूरे का पूरा आपका सॉलिड तैयार हो रहा है। तो सबसे छोटी यूनिट जिसकी रेपिटेशन से सॉलिड बन रहा है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और रेपिटेशन के बाद जो फुल्ली 3 डायमेंशनल नेटवर्क खड़ा होके सामने आपके आ जाता है, दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस, या फिर हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो आपकी सबसे छोटी यूनिट है यूनिट सेल, तो हम यूनिट सेल को आगे करते हैं कि यूनिट सेल क्या होते हैं। अब यूनिट सेल जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यूनिट सेल जो है उसकी साइड्स कैसी हैं और उसका मतलब एंगल कैसा है। अब जैसे मैं आपको एक यूनिट सेल बता देती हूँ, क्यूब। क्यूब सबको पता कैसा होता है ना, ये रहा आपका क्यूब। अब क्यूब की खासियत क्या है, क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, सबकी सब सेम होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड सबके सब जो एंगल हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, दो दो साइड्स में जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जैक्टली 90 होते हैं। ठीक है, सो एक यूनिट सेल आपका इस टाइप का हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये प्रॉपर्टीज हर टाइम हो, ये भी हो सकता है कि अलग अलग में कि लाइक कुछ एंगल ग्रेटर देन 90 हो, साइड्स कोई दो इक्वल हो, थर्ड इक्वल ना हो। तो इसके बेसिस पे बेटा हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं। समझ गए, देर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये आप याद रखोगे, क्यूबिक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागनल है, हेक्सागनल है। ठीक है, तो मैं वो चीजें बता रही हूँ। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले टेट्रागनल। टेट्रागनल आपके पास एक ऐसी स्पेस लैटिस है, सॉरी एक ऐसी यूनिट सेल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एंगल सबके सब 90 होते हैं। क्लियर, एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर 90, बस एक साइड जो है वो डिफरेंट हो जाती है। टेट्रागनल के बाद एक आपकी आ जाती है हेक्सागनल। हेक्सागनल में भी क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है, और एक थोड़ा सा डिफरेंस और है, दो एंगल तो 90 होते हैं लेकिन जो थर्ड एंगल है वो आपका 120 होगा।
दोनों मैच करके याद कर सकते हो ना? समझ में आ गया ना कैसे आ रहा है? हेक्सागोनल में भी एक साइड इक्वल नहीं होती है, लेकिन उसमें एक एंगल भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका आ जाएगा बेटा मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कभी भी नहीं, ठीक है? और एंगल, 2 एंगल जो हैं वो इक्वल आएँगे और एक एंगल जो है वो 90 के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी अदर एंगल हो सकता है, ठीक है? एंड सिमिलरली वी हैव ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जस्ट लाइक मोनोक्लिनिक। और एंगल जो है तीनों में से एक भी 90 नहीं होता, तीनों में से एक भी एंगल जो है आपको 90 नहीं दिखेगा। क्लियर? तो सिमिलरली 2 टाइप्स आपकी और आ जाएंगी, एक ऑर्थोरोम्बिक आ जाएगी, ठीक है, और एक रोम्बोहेड्रल आ जाएगी। तो आप ऐसे देख लोगे ना, तो ये आपके पास 7 टोटल टाइप्स हैं, सिर्फ उनकी साइड्स और एंगल्स वेरी कर रहे हैं, लेकिन मेन आपने फोकस इसी पे करना है, क्यूब पे, ठीक है? क्योंकि यही आपका आएगा बार-बार, हमने बाकी सारे टाइप्स पे फोकस नहीं करना है। तो यूनिट सेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है बेटा? समझ आ गया आज का सारा लेक्चर?